अगेन वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम की तरफ चल पड़ा है। आज चौथे रोज़े का पता भी नहीं चला, लेकिन रोज़ा रखते हुए सेहत और तवानाई कैसे बरकरार रखनी है ताकि हम ईद तक निढाल ना हो जाएं, हम ईद तक अपनी एनर्जी जो है वो बहाल रख पाएँ और साथ ही साथ फिजिकली भी फिट रह सकें। हाँ जी, बिल्कुल। रोज़ा रखकर वर्जिश जो है वो तो हम समझते ही हैं कि की नहीं जा सकते, हम तो हिल ही नहीं पा रहे, तो हम वर्जिश कैसे करेंगे। अच्छा इशाल, जो मसला है आज का जो हम लेके आए हैं वो ये है कि हम ये शिकायत करते हैं और हम दोनों भी मौजूद हैं, शामिल हैं कि मसला ये हमें टाइम नहीं मिल रहा। क्या टाइम मैनेज करें कि किस टाइम कुछ वर्कआउट कर लिया जाए, कुछ जॉगिंग कर ली जाए, कुछ वॉक कर ली जाए। कि आपने सहरी कर ली, उसके बाद तो पूरा दिन गुजारना है आपने अगर अभी से वॉक कर ली या अभी से आपने जॉगिंग कर ली तो आप क्या करेंगे, आप पूरा दिन कैसे गुजारेंगे। फिर इफ्तारी के बाद तो हमें बिल्कुल एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है। अगर हम अफ्तारी के बाद एक तो तरावी मर्द हजरात तो पढ़ने चले जाते हैं, ख़वातीन जो घर में होती हैं वो या तो किचन समेटने में लगी होती हैं या फिर वो ड्रामे लगा कर बैठ जाती हैं और फिर टीवी देख रही होती हैं। तो हम लोग ये देख रहे होते हैं कि एनर्जी लेवल जो है आपका उस तरह से बूस्ट जिस तरह से होना चाहिए। आपने अफ्तार की, आपने बहुत सारी चीज़ें खाई हैं, आपने खाना भी खाया है, फ्रूट चाट्स हैं, दही बल्ले हैं, समोसे पकौड़े हैं, तो आपने जब खा लिए उसके निकलते जाएंगी चीज़ें, आप फिक्र ही ना करें। इशाल के मुंह से ऐसे खाने की चीज़ निकलेगी ना, उसमें कोई फुल स्टॉप नहीं है। हमजा तो रोजे के बाद भी रोजा रखे हुए होते हैं, बिल्कुल नहीं खाते हैं जिस तरह के जेस्चर दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है, तो फिर हम वर्जिश कब कर सकते हैं? हमें वो टाइम स्लॉट कौन सी निकालनी है कि जिसमें हम मोटे ना हों। जब ईद के पास जा रहे हों, हमने चले वज़न अगर हम कम ना कर सकें तो हम मेंटेन तो करें। तो ये सारी बातें हम नहीं करेंगे। हमारे साथ जो है वो ट्रेनर हैं फ़हद सलीम, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। फ़हद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू हमजा निशाल फॉर इनवाइटिंग मी। फ़हद, हमें ये बताएं आप सबसे पहले कि हमें तो टाइम ही नहीं मिल रहा है ना, बिल्कुल। तो हमने क्या टाइम मैनेज करना है कि इस टाइम में जो है वर्कआउट कर लिया जाए, कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन टाइम कैसे निकालें? टाइम ऐसे निकालेंगे कि पहले आपने ये देखना है कि आप कौन सी एज में आ रहे हैं। अच्छा, अगर आप यानी कि लेस देन 50 हैं और इनका ये मसला होता है कि फ्रॉम 30 टू 50 योर हार्मोन्स आर गोइंग डाउन। तो आप में इतनी एनर्जी नहीं रहती जैसे आप फील कर रहे होते हैं कि आप जैसे आप अपनी 20s में थे, उठते थे, कुछ भी कर लेते थे, लेकिन अब वैसा नहीं रहा। तो इसके लिए जो मैं रिकमेंड करता हूँ, इनके लिए जो टाइम सबसे अच्छा है वो आफ्टर फ़ौरन अफ्तारी के आफ्टर 45 मिनट्स बाद। अच्छा, ठीक है, तरावी से पहले तकरीबन सवा सात साढ़े सात से पहले आप छोटी सी अफ्तारी करें जिसमें आप एक ऑरेंज जूस का कप और साथ कुछ फ्रूट्स ले लें। आप इन दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है कि जो फ्रूट्स होते हैं दे आर कार्ब्स। अच्छा, ठीक है, ये कार्ब्स होते हैं, ये डिज़ोल्व होते हैं आपके अंदर इन 20 to 30 मिनट्स। आपके अंदर अच्छी एनर्जी आ जाती है, आप वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो ग्रुप आता है वो आता है जो 50 से ऊपर चले गए हैं। तो इनमें भी ये है कि इनमें भी थोड़ी सी एनर्जी कम होती है। तो इनके लिए जो सबसे अच्छा टाइम है वो आफ्टर सहरी है। अच्छा, आफ्टर सहरी आप फजर की नमाज अदा करें, उसके बाद आप ऐसा करें कि आप वॉक पे चले जाएं। अच्छा, ठीक है। अगर आप 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की वॉक कर रहे हैं तो आप अराउंड 380 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो इट्स इनफ एक दिन में। लेकिन पूरा दिन गुजारना होगा तो लोग उस वक्त घबरा रहे होते हैं। तो नहीं, कुछ नहीं होता। असल में मैं यही बताना चाह रहा था कि पहले दिन बहुत ज़्यादा ना करें। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन पहले दिन आप 1 किलोमीटर कर लें, दूसरे दिन 2 किलोमीटर कर लें, तीसरे दिन 3 किलोमीटर कर लें। ऐसे होता है कि हमारी जो बॉडी है अल्लाह ने ऐसे बनाई है कि ये अडॉप्ट करती रहती है। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर इस पर आप लोड डालेंगे तो ये आप पतले भी होते जाएंगे साथ साथ, और आप यानी कि फ्रेश भी फील करेंगे पूरे रमज़ान में। और इसके बाद ये हो सकता है कि दे कैन टेक अ नैप 12-1 बजे तक। तो फिर तो रोज़ा आप टीनेजर्स का बताएं, उनसे लेके 30s तक का वो। हाँ, टीनेजर्स का जो है वो ये है कि उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि अफ्तारी करें आराम से। उसके बाद दे हैव अ मील, एक छोटा सा मील रखें जिसमें इनफ प्रोटीन एंड कार्ब्स एंड फैट्स हों।
उसके बाद दे कैन वर्कआउट, तरावी के बाद ठीक है वर्कआउट। अच्छा, ये तो अपने एज ग्रुप्स के हिसाब से बताया कि किस एज के लिए कितना होने, बुजुर्ग रह गए हैं अभी, बुजुर्गों को किस तरीके से? हाँ, बुजुर्ग के लिए वही 50 से ऊपर सारे वो यही करेंगे कि दे कैन डू ब्रिस्ट वॉक्स, दे कैन डू नॉर्मल वॉक्स। रनिंग की मैं उनको नहीं कहूँगा बिकॉज मोस्टली दे हैव डिफिशेंसी ऑफ विटामिन डी और दूसरे मल्टी विटामिन की डेफिशिएंसी आ जाती है उनके अंदर। तो आराम से वॉक करें, अगर आप 2 किलोमीटर भी वॉक करें इट्स इनफ। अच्छा, जिस तरह एज ग्रुप के लिए फहद आपने टाइम ड्यूरेशन बताई हमें, टाइम कौन सा होना चाहिए और कितने टाइम में आपको कर लेनी चाहिए, इसी तरह क्या एक्सरसाइजेज भी डिफरेंट हैं हर एज ग्रुप के लिए? हाँ बिल्कुल, हर एज ग्रुप के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं। जो आपके टीनेजर्स आ जाते हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि वो मसल ट्रेनिंग यानी कि मसल रेजिस्टिंग ट्रेनिंग करें और साथ हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करें, ठीक है। और जो आ जाते हैं ग्रुप आ जाता है 30 and 32 above, उनके लिए हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, इट विल इंक्रीज़ योर हार्मोन्स, इट विल इंक्रीज़ द गुड हार्मोन्स, अच्छे हार्मोन्स इंक्रीज़ करती है। एजिंग इफेक्ट कहते हैं वो नहीं होता, और ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। अगर हम वर्कआउट नहीं कर पाते हैं ना, हमें लगता है कि हम वर्कआउट नहीं कर पा रहे, तो हम वॉक या जॉगिंग किसी को भी कर सकते हैं? वॉक भी कर सकते हैं, जॉगिंग भी कर सकते हैं। वही मैंने आपको बताया था कि अगर आप लाइक 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर वॉक करते हो तो 380 कैलोरीज आप बर्न करते हो। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में ये होता है कि अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आप 10 मिनट निकालें, 10 मिनट निकालना कोई मुश्किल बात नहीं, 10 मिनट निकालें, आप 10 मिनट में 380 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। अच्छा। वो ज़रा जल्दी से आप जल्दी से। और अगर हम डेली नहीं भी कर पाते, अक्सर दिल नहीं कर रहा होगा रमज़ान में, तो फिर क्या करें? हफ्ते में 3 दिन कर लें। 3 दिन इज़ अ गुड टाइम। 3 दिन मतलब अगर आप 10 मिनट भी कर रहे हैं, 20 मिनट कर रहे हैं, तो आप पूरे हफ्ते में 60 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छा, तो इट्स गुड इनफ। अच्छा, हम जब रमज़ान शुरू होता है ना, मैं हूँ, इशाल हैं, जी। आप भी हैं, बाकी लोग भी हैं, आप तो चले ट्रेनर हैं, आप तो फॉलो कर रहे होंगे। हम ये सोचते हैं कि क्योंकि हम पूरा दिन भूखे रहे होंगे, हमने रोज़ा रखा होगा, तो हम एंड पे जाते हुए जब हम आखिरी रोजे पे या ईद के करीब पहुंच जाएंगे तो हमने कुछ वेट लॉस किया होगा। जी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होल मंथ हम फास्टिंग असल में होता है ये है कि आप लाइक पहले आप 2 मील्स ले रहे होते हैं, 3 मील्स ले रहे होते हैं, अब आप 4-5 मील्स पे चले जाते हैं। आप सहरी करते हैं, आप अफ्तारी छोटी सी करते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, फिर आपको 9-10 बजे ज़रूर भूख लग जाती है, ठीक है। तो आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपकी जो कैलोरीज हैं आप उससे जब ज़्यादा खाएंगे तो आपका वेट गेन होएगा। अच्छा। अगर आप वॉक भी कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी कैलोरीज से ज़्यादा खा रहे हैं, आपका वेट इंक्रीज होना ही होना। अच्छा, मतलब हम जो 2-3 बार खाते हैं इफ्तार के बाद, हमें उसको कंट्रोल करना चाहिए ताकि हम पोषण उतना ही लें जितना हमारी बॉडी को नीड है, ना कि हम ज़्यादा ले लें कि हम पूरा दिन भूखे रहे, तो हमें ज़्यादा खा लेना चाहिए। अच्छा, जो मीठे ड्रिंक हैं वो कितने इसमें वो असल में ये ड्रिंक पे डिपेंड करता है। अगर आप फ्रेश जूसेस पीते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप वो चीनी वाले ये वो, तो वो आपकी अगर फ़र्ज़ करें एक ड्रिंक में 300 कैलोरीज हैं और आपने वो लिया शुगर वाली, तो वो 300 कैलोरीज आपको शुगर से आ रही हैं, ठीक है। तो वो बहुत फिर उतना ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा। तो यानी कि कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए, लेकिन कोई टाइम निकालिए, बेशक हफ्ते में 3 दिन कीजिए। फ़ाद हमें जिस तरह बता रहे थे कि अपने टाइम को उस तरह मैनेज करने की कोशिश कीजिए। फ़ाद बहुत शुक्रिया, आप आए सवेरे पाकिस्तान हिस्सा बने, और हम यही कोशिश करेंगे कि जो फ़ाद ने हमें बताया उसको फॉलो करने की कोशिश करें ताकि हम कम अज़ कम जो है मोटे ना हो रहे हैं, मेंटेन करें। हम ईद पे हमने जो रमज़ान में कपड़े स्टिच करवाने हैं, हम उसमें पूरे ही ना आए, जब आए तो हम उसमें पूरे ही ना आए। अच्छा, आगे चलते हैं। रमज़ानुल मुबारक में हम बात कर रहे हैं कि अवाम को रिलीफ कितना मिल रहा है। तो हैदराबाद के अवाम को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर बिल्कुल छोड़ दिया गया, और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ना तो शहर में रमज़ान बचत बाजार लगाए गए हैं और ना ही सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद जो है वो करवाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे यही वजह है कि हैदराबाद के शहरी यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वाले रमज़ान रिलीफ पैकेज से इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए इन स्टोर्स के बाहर लंबी कतारें लगाए खड़े हैं, लेकिन फिर भी उन्हें फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे शराज भट्टी वहाँ पर मौजूद हैं। शराज भट्टी से सूरत हाल हम जान लेते हैं कि जो एशियाई ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतें क्या मुकर्रर की गई हैं और शहरियों को क्या बाआसानी मिल भी रही हैं। हाँ जी, शराज बताइएगा क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होते ही मुनाफाखोर भी खासे सरगर्म नज़र आ रहे हैं। जहां पर फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया है, वहीं पर अशिया खुर्दोनोश की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। यही वजह है कि शहरी जो हैं मुनाफाखोरों के हाथों लुटने पे मजबूर हो चुके हैं। माजी में सूबाई हुकूमत की जानिब से हैदराबाद में बचत बाज़ार लगाए जाते थे, जिससे शहरियों को खासा रिलीफ मिलता था, लेकिन गुज़िश्ता कई साल से हैदराबाद में बचत बाज़ार ना लगाए जाने की वजह से शहरी मुनाफाखोरों के हाथों महंगे दामों अशिया ख़रीदने पे मजबूर हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से अशिया खुर्दोनोश पर रमज़ान रिलीफ पैकेज दिया गया है। यही वजह है कि रमज़ान रिलीफ पैकेज हासिल करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद यूटिलिटी स्टोर का रुख कर रही है, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर चीनी 68 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है, जबकि जो आम मार्केट है वहाँ पर 100 रुपये किलो हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। यही वजह है कि शहरियों का रश जो है वो यूटिलिटी स्टोरों के बाहर नज़र आ रहा है और लोग जो है बड़ी तादाद में रमज़ान रिलीफ पैकेज से इस्तेफ़ादा हासिल करने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर रहे हैं, ताकि उन्हें यहाँ से कुछ अशिया सस्ते दामों मिल जाए और इससे उनको किसी तरह का कोई रिलीफ मिल जाए जिससे उनकी ये परेशानी ख़त्म हो सके। जी है शराज, बहुत शुक्रिया आपका। आपने हैदराबाद की क्या सूरत हाल है हमें बताई। अवाम को मुश्किलात का सामना है, उम्मीद करते हैं कि अवाम को कुछ रिलीफ दिया जाएगा और रमज़ान में इस तरह लंबी लाइनें कम अज़ कम नहीं लगेंगी। कम अज़ कम नहीं लगेंगी। मेरे ख्याल में हमजा हमें आगे बढ़ना चाहिए, शाहीनों की बात कर लेनी चाहिए जिनकी ऊंची उड़ान अभी भी जारी है। मतलब कि ना ये कहीं पे लड़खड़ा गए थे, नीचे गिरने ही वाले थे कि अचानक से जो है दो नो बॉल्स भी होंगे, कुछ फ़ायदा हो गया हमें ना। लेकिन जो अभी T20 सीरीज़ थी, इसका अगर देखें तो फैसला कुन मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को सनसनीखेज मुकाबले के बाद हरा कर सीरीज़ जीत ली है। फैसला कुन मार्के में जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 144 रन बनाए थे और पाकिस्तान को जीत के लिए 145 रन का हदफ दिया था, जिसको आसानी तो नहीं कह सकते हम कि पूरा कर लिया गया हो। हाँ, आसानी तकरीबन हमने जो है ना 80% स्कोर कर लिया था, और बाकी जो 20% स्कोर था वो हमने कैसे किया, वो जिन्होंने मैच देखा वही जानते हैं कि कितना गुस्सा आ रहा था उस वक्त। बात करेंगे इरफान जो हैं इस वक्त मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। इरफान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक वक्त तो ऐसा आया था, लग रहा था शायद हार ही जाएंगे मैच। ये हमारी ट्रेडिशन रही है चेजिंग में। मसला तो हमें आपको पता शुरू से रहा था, और लाहौर में जो T20 तीसरा हुआ आपको वो भी याद होगा, जो हसन अली और नवाज़ ने ही जिताया था। इसी तरह जो पहला ODI भी आपको याद होगा, बाबर और ने बड़ी अच्छी उसमें ओपनिंग पार्टनर इमाम के साथ तीसरे नंबर पे बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप हुई, बट पूरा बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स कर गया। एक अच्छा साइन ये है कि अब क्रंच मोमेंट के ऊपर आके हम जीत जाते हैं। पहले हम हार रहे थे तो एक चले कुछ इम्प्रूवमेंट आई, लेकिन दूसरी चीज़ ये भी आपके लिए वरीडेबल है कि आप आगे जो बड़ी टीमें हैं वो आपको सेकंड चांस नहीं देती। हाँ जी। अगर आप इस तरह से कोलैप्स करती है बैटिंग लाइन या आप सफ़र करते हो, तो कोई भी अच्छी टीम है, ऑस्ट्रेलिया होगी, इंडिया होगी या न्यूजीलैंड होगी, वो आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी नहीं देते। आल्दो के साउथ अफ्रीका की टीम अच्छी है, बट उस कैलिबर की क्रिकेट अभी ये नहीं खेल रहे, तो इस वजह से आप उसको ओवरकम करके इनसे जीत गए। बट आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूसली प्रेशर को हैंडल करना सीखना पड़ेगा। मिडिल ऑर्डर का जो मसला हमारा कंटिन्यूसली आ रहा है वो हम देख रहे हैं T20 में भी ODI में भी हमारा मिडिल ऑर्डर काम नहीं कर रहा। तो मिडिल ऑर्डर में हमें कुछ स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि पहले वो रोल हफीज़ अदा कर रहे थे, बट अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं। हम इन्हीं लोगों से सोचें कि ये लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे या अब हमें तब्दीली वाकई करनी चाहिए। शाहिद अफरीदी भी कह रहे हैं कि शुएब मलिक बाहर क्यों बैठे हुए हैं, आप उनको क्यों नहीं लेके आ रहे हैं। बाहर बैठे हुए सब लोगों को ये समझ आ रही है, हम लोग भी बात करते हैं, क्रिकेटर्स भी बात करते हैं, लेकिन अंदर जो टीम मैनेजमेंट है उसको समझ ही नहीं आ रही। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे हमजा बात की थी कि ये मैनेजमेंट बड़ी ऑब्स्टिनेट अप्रोच के साथ चलती है। इन्होंने पहले ही एक चीज़ सोच ली होती है। मिसबा का एक प्रॉब्लम एज ए कैप्टन भी यही रहा है, एज ए कोच भी यही रहा है कि इन्होंने प्री डिसाइडेड जो चलते हैं, वो अगर उन्होंने सोच लिया इस प्लेयर को खिलाना है तो वो विकेट की कंडीशन या रिक्वायरमेंट को नहीं देखेंगे। अच्छा, ठीक है। अभी भी उनकी यही अप्रोच है कि अगर सबका मानना यह है कि जो भारत में वर्ल्ड कप हो रहा है, मिडिल ऑर्डर आपका परफॉर्म नहीं कर रहा, तो शुएब मलिक आपकी बेस्ट चॉइस है। ऑल्दो कि मेरा भी मानना यह है कि ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप के लिए आप उनको कंसीडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बाउंसी पिचेस हैं, उधर उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। बट भारत की कंडीशन के अंदर जो स्पिनिंग ट्रैक है खास तौर पे, स्पिनिंग ट्रैक होंगे सारे, उस पर शुएब मलिक जैसा आपको प्लेयर मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी के लिए मस्ट चाहिए। बिल्कुल, तो वो आपको कैरी करना चाहिए। फिर आपने एक सबसे बड़ा मसला जो मुझे नज़र आ रहा है वो बैटिंग के साथ आपके न्यू बॉलर्स का न्यू बॉल के साथ बॉल करना भी है, क्योंकि पहले 6 ओवर में आप आउट ही नहीं कर पा रहे। ऐसे ही है। और वो 6 ओवर के अंदर ही मैच समहाउ दूसरी टीम ले जाती है। अगर आपको 60-70 हो गया
अभी तो चले एंड में आप थोड़ा सा रोक लेते हैं। आपने रोक दिया कल भी रोक दिया आपने, तो वो आप उसको कवर कर रहे हो। बट फिर वही बात आती है, जब कोई बड़ी टीम आएगी तो वो आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी नहीं देगी, वो आपको और ज़्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेलेगी। मोहम्मद रिजवान के ऊपर क्या कहेंगे कि जिस तरीके से कल का उनका रहा, लगता है उनको नज़र ही लग गई कि एक अच्छा खेलते खेलते वो एकदम से इस तरह से आउट हो। बाबर के साथ जैसे उनको भी एक अवार्ड मिला है, विजडन क्रिकेटर का 18th पाकिस्तानी है जिनको ये अवार्ड मिला, तो बहुत बड़ा एक तो उनके लिए वो कंसिस्टेंट रहे हैं। आल दो के T20 बहुत शॉर्टर फॉर्मेट है और आपको हर गेम के बॉल के ऊपर अटैक करना होता है। थोड़ा सा ओबियसली उनको भी कॉन्शियस होना चाहिए कि एक मैच वो विनिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एक में 0 पे आउट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा कंसिस्टेंट तो ओबियसली होना चाहिए और हर जगह एरिया जो इम्प्रूवमेंट है वो रहता है। तो इस पे ओबियसली वो भी काम कर रहे होंगे, लेकिन वो बहुत एक खुशाइन चीज़ है कि जिस तरह का उन्होंने एक टीम के अंदर बाबर के साथ कोई ऐसा प्लेयर अब आ गया है जो परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह हमें फ़खर को भी नहीं भूलना चाहिए। फ़खर ने जिस तरह अपनी बैटिंग को इम्प्रूव किया है, चाहे वो ODI था या वो T20 था, वो भी बहुत रिमार्केबल परफॉर्मेंस है। और वो जिस तरह कल भी वो ज़बरदस्त खेल रहे थे, जो हिटिंग वो कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि वो बहुत ठीक है। हमें ये बताएं कि आसिफ मुसलसल वही काम कर रहे हैं जो इफ्तिखार मुसलसल काम कर रहे थे, और हम भी मुसलसल वही काम कर रहे हैं जो इफ्तिखार के साथ कर रहे थे, हम खिलाई जा रहे थे। कल हमें आसिफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और ज़्यादा देर के लिए नहीं थी। हम आपसे चाह रहे थे आप सिर्फ 20 स्कोर करते हैं, ज़्यादा स्कोर भी ना करें, लेकिन आसिफ बिल्कुल नाकाम रहे हैं। हम मिडिल ऑर्डर पे आसिफ ही हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है कि जो अकेले हम खिला रहे हैं। साथ हैदर अली, सुहेब मकसूद बनते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह सुहेब को इतने चांसेस मिले, उन्होंने नहीं कुछ करके दिखाया, हैदर भी आके वही काम कर रहे हैं। देखिए, दोनों के लिए पहले आसिफ की बात कर लें तो आसिफ हमारे साथ बड़े टाइम से हैं, कोई 3 साल तो ऑलमोस्ट हो गए उनको साथ टीम के साथ ट्रैवल करते हुए। और आसिफ का पहले भी बहुत ज़्यादा मिकी आर्थर और जो सरफराज थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इन पे रिलाई किया, इनको बहुत अपॉर्चुनिटी दी। और सबका मानना ये है कि शायद ये डेप्थ बॉलिंग के अंदर वो सबसे अच्छे हिटर भी हैं, बट वो अगर उस अपॉर्चुनिटी को वेल ही नहीं करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है इनके लिए ये शायद उनकी कैरियर का लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि जिस तरह उन्होंने मैनेजमेंट भी उन पर रिलाई किया, उनको ODI में भी चांस दिया, हफीज़ के होते हुए उनको खिलाया, बट वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इसी तरह हैदर अली को ओबियसली मार्जिन देना चाहिए, अभी खैर वो नए हैं और एक न्यू सेंसेशन के तौर पर हैं। मेरा ख्याल है कि हैदर को थोड़ा सा नंबर ऊपर होना चाहिए, जो उनकी पोजीशन है जी। जो आप PSL देखें या उसके अलावा डोमेस्टिक भी जो खेले हैं वो ऊपर खेलते रहे, ऊपर के नंबर पे। तो ऐसे प्लेयर को दायरे का यूज़ करना, पावर खेलना, आप एंड में आके उनसे एक्सपेक्ट करेंगे हैदर जैसे प्लेयर के साथ कि आप आके वो आपको चौके छक्के लगाना शुरू करेगा, तो मेरे ख्याल है थोड़ी सी उसके साथ जाती है, उसका नंबर थोड़ा ऊपर होना चाहिए। मैच के क्रेडिट किसको देंगे? हमने देखा कि फ़खर ज़मान जब आउट हुए तो उसके बाद जो सूरत हाल थी वो यकसर तब्दील हो चुकी हुई थी। हम देख रहे थे कि अब शायद ही हम जीत साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को उनको भी दे दे थोड़ा सा। असल में कल मैनेजमेंट की जो मेरे राय के मुताबिक पहले एक मीटिंग हुई मैच से पहले, उसमें उन्होंने बॉलर्स को कहा कि आपके पास ये लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि 3 प्लेयर के ऊपर पाकिस्तानी टीम मैच जीत रही है। ठीक है, जैसे हमें पता है बाबर परफॉर्म कर रहा है, फ़खर कर रहे हैं और रिजवान कर रहे हैं। उन्होंने बॉलर को टास्क दिया, अगर आपने 160 से ज़्यादा रन दिया तो आपके ऊपर इसको हम पेनलाइज करेंगे आपको। कि आपकी हर मैच में आप इससे ज़्यादा रन लीक कर रहे हैं और ये बड़ा एक अजीब सी चीज़ है कि आपसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा। तो ये एक टास्क दिया गया था टीम को। तो उस लिहाज से बॉलर्स ने परफॉर्म किया। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि कल अगर वो टास्क दे रहे हैं तो पहले टास्क क्यों नहीं दिया जा रहा था, पहले क्यों नहीं वो प्रेशर दिया जा रहा था कि ये आपसे हम। और हमने कल के गेम में देखा कि बॉलर ने परफॉर्म किया। जी, शाहीन ने देख लें, फहीम अशरफ के कितने अच्छे ओवर्स थे। जी जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कल आप उनको एक टास्क दे रहे हो लास्ट गेम के अंदर, तो पहले क्यों नहीं दिया गया? पहले उनको सारों को जेडीज क्यों नहीं बताई गई, उनको रोल बताया क्यों, डिफाइन क्यों नहीं किया गया कि आपने ये काम करना है? तो चले नेवरदलेस के आपको लेट है। कल हमें कहते हुए भी नजर आया कि ये एक टास्क दिया गया था जिसको जी मैं बता रहा हूँ परफॉर्म करना था। जी जी, ये बिल्कुल, ये आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि इनको ये टास्क दिया गया था कि अगर आपने परफॉर्म ना किया आज के मैच के अंदर तो हम शायद कुछ चेंजिंग भी करें, थ्रेट भी जिसे कह सकते हैं आप। अब हम ये टीम हमने देख ली, हम जीत भी गए, हम साउथ अफ्रीका से जीते। पूरी दुनिया ये बात कर रही है कि साउथ अफ्रीका की C ग्रेड टीम से आप जीत गए, पूरी दुनिया ये बात कर रही है। लेकिन ये हमारी गलती तो नहीं है, ये तो साउथ अफ्रीकन बोर्ड की गलती है। पर हम उन्हें ऑस्ट्रेलिया से कम्पीट करना है, हमने इंग्लैंड से मुकाबला करना है, हमने न्यूजीलैंड से करना है। कभी कभी वेस्ट इंडीज की टीम बहुत खतरनाक हो जाती है, खासतौर पे तो सबसे डेंजरस है। ठीक है, इन टीम्स के साथ इंडिया से हमने मुकाबला करना है। हमें कौन से खिलाड़ी पाकिस्तान में इस वक्त बैठे हुए हैं जिनको चांस देना चाहिए, खुसूसी तौर पर मिडिल ऑर्डर में? क्या उमर अकमल की वापसी ज़रूरी है इस वक्त? एक तैयार बैट्समैन है, आउट रहे हैं, लेकिन इन बैट्समैन से तो अच्छी बैटिंग करते रहे।
मेरा ख्याल है कि आपके पास 2-3 बैट्समैन अभी भी हैं जिनको आप सोच सकते हैं, जैसे शोएब मलिक का नाम लिया मिडिल ऑर्डर में, उमर अकमल का देखना पड़ेगा, इतने टाइम से हमने उनको देखा नहीं कि वो किस तरह का परफॉर्म करते हैं। अगर तो वो रीहैब प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अगर कोई ऐसी इनिंग्स उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, शायद वो PSL में भी ना शायद मिल सके, तो फिर तो एक बात है। तीसरा सोहेब की आपने बात की थी, सोहेब ने डोमेस्टिक T20 के अंदर और ODI के अंदर सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट के साथ वो खेले हैं। जितने भी प्लेयर्स हैं उनमें से सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट उनका था, 167 था उनका। तो अगर उनकी फॉर्म अच्छी है, अभी वो रिहैब कर भी रहे हैं PCB के साथ, लास्ट 2.5 मंथ से वो इधर है, तो ये 2-3 नाम ऐसे हैं जिनमें से अगर आपका लेट्स सपोज आसिफ अली परफॉर्म नहीं करते या कोई एक आधा प्लेयर और परफॉर्म नहीं करता, तो आपको मस्ट रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत करीब आता जा रहा है। 3-4 मंथ रहे टीम लोग, बाकी जितनी टीमों के नाम लिए आपने हमजा। तो इरफान हम देखें अगर ये तो यही टीम मैनेजमेंट, हम मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, यही टीम मैनेजमेंट शर्जील खान को भी लाई, तो क्या ये क्यों नहीं फिर? मैं यही अलमिया इनका है ना कि ये पहले ही सोच लेते हैं कि हमने किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना। ये प्री डिफाइंड इन्होंने चीज़ें की होती हैं, उसका सफ़र टीम के रिजल्ट पे आता है। आपको टीम की कंडीशन, उसकी अगली टीम की बॉलिंग अटैक, आपको पिच की कंडीशन, ये सारी चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए, फिर आपको अपनी प्लेइंग 11 डालनी चाहिए। जैसे उस्मान कादर की किया गया, हालांकि स्पिनिंग ट्रैक था, आप डाल सकते थे, लेकिन वो ये था कि अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए आपने उसको नहीं खिलाया, तो इसमें काफ़ी तनकीद भी हुई कि आपके पास एक स्पिनर नहीं। और लास्ट चीज़ ये थी कि आपका जो बॉलिंग सफ़र कर रही है, आपने 3-4 साल से T20 के अंदर अटैक करवाया इमाद से, ठीक है। इमाद आपको हर मैच में 99% आपको पहले आउट कर देता था, विकेट लेके देता था। अब असल में कम्बिनेशन इसी तो कहते हैं कि आपकी टीम का कम्बिनेशन क्या है। आपने एक बॉलिंग का कम्बिनेशन बनाया था कि आपको ऊपर से हमारे पास कम्बिनेशन नहीं है, शादाब हमारे बाहर हैं, हमारे इमाद बाहर हैं। अब देखते हैं, हफीज से ओवर नहीं करवा रहे, उम्मीद करते हैं जिम्बाब्वे का टूर बेहतर होगा और जो T20 वर्ल्ड कप है पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।